बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन। जितने भी समीकरण हैं उन सभी को समझने से पहले ये आवश्यक है कि हमें सरल समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इस वीडियो को देखने से पहले यदि पूर्णांक का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो इस चैनल में पूर्णांकों से संबंधित वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, तो उन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि समीकरणों को समझने के लिए पूर्णांकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम सरल समीकरण के परिचय में सीखेंगे कि ये सरल समीकरण होते क्या हैं और किस तरह से बनते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं आप सभी को ये कहता हूं कि कोई एक संख्या सोचो। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। हमें उस संख्या का पता नहीं है, इसलिए हम उस संख्या को x मानकर चलते हैं। अब ये x यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद में अगर अगला स्टेप ये कहूँ कि संख्या को 5 से गुणा करो, कौन सी संख्या जो हमने सोची थी, हमने सोचा था x को हमने 5 से गुणा करना है। इसके बाद कहूँ कि संख्या में 8 जोड़ो, जो संख्या 5x हमें प्राप्त हुआ है इस संख्या में हमने 8 जोड़ना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, हमें 33 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 5 से गुणा करके और उसमें 8 जोड़ के हमें 33 प्राप्त होता है तो इसे हम गणित के रूप में कैसे लिखेंगे, बराबर 33। अब ये 5x जमा 8 बराबर 33 जो आया इसे ही हम कहते हैं समीकरण, इक्वेशन। ये है सिंपल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल। अब ये जो सिंपल इक्वेशन होती है इसके दो पार्ट होते हैं। किसी भी तरह का समीकरण होगा उसके दो भाग होंगे, एक बराबर से पहले वाला भाग, एक बराबर के बाद वाला भाग। जो बराबर के पहले वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं वाम पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर के बाद वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं दक्षिण पक्ष यानी राइट हैंड साइड। अब समीकरण के भाग के ऊपर हम चर्चा करेंगे, समीकरण के कौन कौन से भाग होते हैं। इसी समीकरण को हम लेंगे 5x + 8 = 33। अब ये जो समीकरण है इस समीकरण में सबसे पहला पार्ट इसका होता है चर यानी वेरिएबल। इस समीकरण में x क्या है, x एक ऐसी संख्या है जिसका हमें पता नहीं है, जो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं या फिर कोई ऋणात्मक संख्याएं, इसका हमें पता नहीं है। इसे हम कहते हैं वेरिएबल यानी चर। समीकरण का दूसरा पार्ट होता है अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का अर्थ होता है जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान हमें पता होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में 8 का हमें पता है, 33 का हमें पता है। 8 का मतलब 8, 33 का मतलब 33, 33 का 34 नहीं हो सकता, 8 का 10 नहीं हो सकता। इनके मान स्थिर है, इन्हें हम कहेंगे कांस्टेंट यानी अचर। समीकरण का जो तीसरा भाग होता है जो हर समीकरण में जरूरी है वो है बराबर का चिन्ह। कोई भी समीकरण होगा उसमें बराबर का चिन्ह जरूर होगा। यदि कहीं पर बराबर का चिन्ह नहीं है इसका मतलब वो समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पर 5x + 8 और 33 के बीच में बराबर का निशान है। और समीकरण का चौथा भाग होता है गुणांक यानी कोफिशिएंट। गुणांक क्या होता है हम देखेंगे, यहाँ पर x से पहले 5 लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ गुणा हो रहा है। इस 5 को हम समीकरण में x का गुणांक कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है 8 और 33 को हम अचर कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन 5 को हम गुणांक कहेंगे क्योंकि 5 अकेला नहीं है, 5 x के साथ गुणा हो रहा है, इसलिए हम इसको x का गुणांक कहेंगे। इसके बाद अब हमने सीखना है बराबर से पहले वाला वाम पक्ष और बराबर के बाद वाला दक्षिण पक्ष। इसके बाद हमने सीखना है अब समीकरण को हल करना, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समीकरण को हल करने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे 5x + 8 = 33। समीकरण को हल करने का अर्थ होता है कि ये जो इसमें वेरिएबल है जिसका हमें पता नहीं है उसका मान हमने ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, x का मान हमने ज्ञात करना है, उसे हम कहते हैं समीकरण को हल करना। तो किस तरह से हम समीकरण को हल करेंगे, कुछ एक नियम हमने यहाँ पर समझने हैं, याद रखने हैं।
जब भी कोई समीकरण होगा उस समीकरण में हम कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं या फिर उस समीकरण में से कोई भी संख्या हम घटा सकते हैं, लेकिन हमें अगर जोड़ना है तो दोनों पक्ष में जोड़ना है और अगर घटाना है तो दोनों पक्षों में घटाना है। उदाहरण के लिए इस समीकरण में हमने बराबर से पहले 2 जोड़ा तो बराबर के बाद भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी लॉजिक का हम यहां पर यूज कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी 5x + 8 = 33। हम यहां पर क्या करेंगे, बराबर से पहले भी हम 8 घटा लेंगे और बराबर के बाद भी हम 8 घटा लेंगे। जब हमने 8 घटाना है तो दोनों पक्षों में घटाना होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। 5x का 5x, आगे है 8 - 8, 8 - 8 हुआ 0 और बराबर के बाद बचा 33 - 8, 33 में से 8 हम घटाएंगे 25। अब यहां समझ में आ गया होगा कि हमने 8 क्यों घटाया है दोनों पक्षों में, ताकि बराबर से पहले जो 8 था वो खत्म हो जाए। पहले हमारे पास 3 संख्याएं थी, अब समीकरण में सिर्फ 2 ही संख्याएं बच गई है। इसी लॉजिक का हम प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया, समीकरण में कुछ घटाया दोनों पक्षों में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में किसी संख्या से इसको भाग करेंगे। 5x को हमने 5 से डिवाइड किया और बराबर के बाद भी हमें 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड किया तो दोनों पक्षों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर ये सिंप्लीफाई होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो बराबर से पहले बचा हमारे पास x और बराबर के बाद बचा 5। अब यहां समझ में आ गया होगा कि इसको हमने 5 से डिवाइड क्यों किया, ताकि x के साथ वाला जो 5 है वो 5 से 5 कट जाए और हमें x का मान ज्ञात हो जाए। तो इस तरह से हम समीकरणों को हल करते हैं, लेकिन हायर लेवल में हमने समीकरण को इस तरह से हल नहीं करना है। हायर लेवल में समीकरण को हल करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, इसी के साथ हम सीखेंगे, जो बिल्कुल इसी विधि से मिलती जुलती है। तो इस पहली विधि को भी आप सभी ने ध्यान से देखना है कि इसके साथ इसकी क्या सिमिलरिटी है। इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे 5x + 8 = 33। सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए हम चर और अचर को अलग अलग करेंगे। पहला काम होगा समीकरण के चर और अचर को अलग अलग करना, कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करना। बराबर से पहले हम x वाली संख्याएं लिखेंगे और बराबर के बाद हम बिना x वाली संख्याएं लिखेंगे। दूसरी चीज यहां याद रखना है, अगर कोई संख्या अपने ही पक्ष में है, अपनी ही जगह पर है, उसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे। और अगर किसी संख्या का पक्ष हम चेंज करते हैं, यानी हम किसी संख्या को बराबर के पहले में से बराबर के बाद ले जाते हैं या फिर बाद में से पहले लेके आते हैं, तो उसका चिन्ह चेंज होगा। अर्थात संख्या का जब पक्ष चेंज होगा तो उसका चिन्ह भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पर 5x + 8 = 33 में हमने चर और अचर अलग अलग करना है। 5x जो है बराबर से पहले ही होना चाहिए था और जो 5x है इसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे, और जो 33 है ये बराबर के बाद ही होना चाहिए था, ये अपनी सही जगह पर है। 33 का भी हम 33 ही लिखेंगे। अब जो तीसरी संख्या 8 बची है, 8 को हम देखेंगे ये बराबर से पहले है, ये संख्या बराबर के बाद होनी चाहिए थी। 8 को जब हम बराबर के बाद ले जाएंगे तो इसका हम पक्ष चेंज कर रहे हैं, यानी इसका चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा। तो 8 का हो जाएगा -8। अब 5x का हम 5x लिखेंगे, बराबर के बाद है 33 - 8, 33 में से 8 गया तो आया 25। अगर हम पहली विधि में देखेंगे तो इस विधि में भी यही सारी चीजें हमने की है। अब इसके बाद पहला काम हमारा क्या था, चर और अचर को अलग अलग करना। और इसके बाद अगला काम क्या है, जब हमने x का मान ज्ञात करना है तो x का जो गुणांक होगा वो बराबर के बाद बटे के नीचे लिखा जाएगा। यहाँ x का गुणांक 5 था तो 5 को हम बराबर के बाद लिखेंगे, तो बराबर के बाद ये लिखा जाएगा 25 के बटे के नीचे, 25/5। यहाँ सिंप्लीफाई होता है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, x = 5। तो ध्यान रखना है, समीकरण को हल करने के 2 स्टेप है। पहला स्टेप चर और अचर अलग अलग करना, वहां पर जब हम किसी संख्या का पक्ष चेंज करते हैं उसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा स्टेप है जो x का गुणांक होगा उसे हम बटे के नीचे लिखेंगे। इस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं।
एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। मान लीजिए इक्वेशन है 2x प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 4। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि हमने चर और अचर को अलग अलग करना है। बीच में हम बराबर का निशान लगाएंगे। 2x, 3x और 4, इन तीनों संख्याओं को हम देखेंगे तो ये अपनी सही जगह पर है। तो इसको हमने ऐसे का ऐसा लिखना है। 2x प्लस 3x को बराबर से पहले हम लिखेंगे और जो 4 है इसको बराबर के बाद वैसे का वैसा लिखेंगे। अब हम 8 को देखेंगे तो 8 बराबर से पहले है, ये बराबर के बाद होना चाहिए। इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, 8 का -8। अब 6x बराबर के बाद है, x वाली संख्या बराबर से पहले होनी चाहिए। इसका जब पक्ष चेंज करेंगे इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, 6x का हुआ -6x। अब आगे हम सॉल्व करेंगे x वाली संख्याओं को आपस में। 2 प्लस 3 माइनस 6, 2 प्लस 3 माइनस 6 को जब हम सॉल्व करते हैं 2 प्लस 3 हुआ 5, 5 माइनस 6 हुआ -1। ये -1 कैसे आया, इसके लिए आप पूर्णांक की वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। बराबर के बाद 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 घटाना पड़ेगा। 8 में से 4 गया 4, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -4। इसके बाद हम x के गुणांक को बराबर के बाद बटे के नीचे लिखेंगे। x इज इक्वल टू -4 ओवर -1। यहाँ पर सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बटे के नीचे भी माइनस का चिन्ह है और बटे के ऊपर भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। x इज इक्वल टू 4 ओवर 1 और बटे के नीचे 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती, तो x आया 4। इस तरह से हमने समीकरण को 2 स्टेप में सॉल्व किया। एक और इक्वेशन लेकर हम चलते हैं। x प्लस 7 माइनस 8x ओवर 3 इज इक्वल टू 17 ओवर 6 माइनस 5x ओवर 2। इस इक्वेशन को भी हम उसी तरह से हल करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले चर और अचर को अलग अलग करने से पहले यहाँ एक और लॉजिक हम लगाएंगे। शुरू में हमने कहा था कि किसी भी समीकरण को हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो हमें गुणा कैसे करना पड़ेगा, एक ही संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हर है, हर का लघुत्तम समावर्तक हम लेंगे 3, 6 और 2। 3, 6 और 2 का एलसीएम हुआ 6। अब पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण को हमने 6 से गुणा करना है। हम लिखेंगे समीकरण को 6 से गुणा करने पर, समीकरण को 6 से गुणा क्यों किया अगले स्टेप में खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन थी x प्लस, यहाँ पर हर संख्या को हमने 6 से गुणा करना है। x को 6 से गुणा करेंगे, 7 को 6 से गुणा करेंगे, -8x ओवर 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 ओवर 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5x ओवर 2 को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हुआ x गुणा 6, ये आया 6x, आगे प्लस 7 गुणा 6 42, आगे माइनस। अब यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 एकम 3, 3 दूणे 6, तो यहाँ आया ये 8x गुणा 2, 8 दूणे 16x, ये बना -16x। आगे चलेंगे बराबर के बाद, यहाँ पर भी बटे के नीचे 6 है, ऊपर भी 6 है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 6 एकम 6, तो बराबर के बाद ये बना 17 गुणा 1, 17 गुणा 1 हुआ 17, आगे माइनस। यहाँ पर भी बटे के नीचे 2 है, ऊपर 6 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तीन 6, ये बचा -5x गुणा 3, 5 तीन 15, तो ये बना -15x। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि बटे के नीचे जितनी भी संख्याएं थी वो सारे की सारी कट गई है, सारे की सारी खत्म हो गई है। इसलिए ही हमने समीकरण को 6 से गुणा किया था, ताकि बटे के नीचे वाली सारी संख्याएं खत्म हो जाए। अब सिंपल इक्वेशन बन गई है। यहां हम चर और अचर को अलग अलग करेंगे। पहले बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर से पहले x वाली संख्याएं लिखेंगे। 6x का 6x लिखा, -16x का -16x लिखा और 17 का हमने 17 लिखा, क्योंकि ये तीन संख्याएं अपनी जगह पर थी। अब बाकी जो संख्याएं बची है 42 बराबर के बाद होना चाहिए, -42 हो जाएगा, और
-15x बराबर से पहले होना चाहिए +15x हो जाएगा। x वाली एक साइड हो गई और बिना x वाली दूसरी साइड हो गई। अब x वाली को आपस में सॉल्व करते हैं। 6 - 16, 6 - 16 हुआ -10, -10 जमा 15 हुआ 5, ये आया 5x बराबर बराबर के बाद है 17 - 42, 17 - 42 हुआ -25। इसके बाद हम x के गुणांक को बटे के नीचे लिखेंगे, x बराबर है -25/5। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, x इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हमने समीकरण को हल करना है। तो यहाँ नई चीज क्या थी, नया लॉजिक क्या था कि जो बटे के नीचे होगा उसके एलसीएम से पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण को गुणा करना है ताकि बटे के नीचे वाली संख्याएं खत्म हो जाए और हमारे पास सिंपल इक्वेशन बचे। एक और एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं। मान लीजिए इक्वेशन है 3y + 4/2 - 6y = -2/5। अगर इस तरह का समीकरण हमारे पास सॉल्व करने के लिए होगा तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण में वज्र गुणन करेंगे। समीकरण में वज्र गुणन करने पर अब ये वज्र गुणन क्या होता है इसे हमने समझना है। जहां पर समीकरण में इक्वल का निशान होगा, बराबर का निशान होगा, वहां पर हमने क्रॉस का निशान लगाना है। एक चीज का और ध्यान रखना है, इससे पहले जो हमने समीकरण किया था और ये वाला जो समीकरण है दोनों में अंतर है। पहले वाले समीकरण में हम वज्र गुणन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले वाले समीकरण में बराबर से पहले बटे के नीचे x के नीचे कुछ नहीं है, 7 के नीचे कुछ नहीं है और 8 के नीचे 3 है, और बराबर के बाद भी 17 के नीचे 6 है, 5 के नीचे 2 है। यानी बटे के नीचे अलग अलग संख्याएं हैं, बराबर से पहले भी और बराबर के बाद भी, तो वहां पर हम वज्र गुणन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में बराबर से पहले भी बटे का एक ही निशान है और बराबर के बाद भी बटे का एक ही निशान है, तो यहां पर हम वज्र गुणन कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमने वज्र गुणन कहां करना है और कहां पर हमने वज्र गुणन नहीं करना है। तो इस एग्जाम्पल में बराबर से पहले एक ही बटे का निशान था और बराबर के बाद भी एक ही बटे का निशान था। हम यहां पर वज्र गुणन करेंगे। क्या होता है वज्र गुणन और कैसे किया जाता है? बराबर की जगह में हमने क्रॉस का निशान लगाया। अब 3y = 4 का जो लाइन है वो कहां पर जा रही है, 5 के पास, और 2 - 6y की लाइन कहां जा रही है, -2 के पास। 3y = 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 2 - 6y को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे ही हम कहते हैं वज्र गुणन करना। अब 5 को हमने 3y से भी गुणा करना है, 4 से भी गुणा करना है। -2 को हमने 2 से भी गुणा करना है और -6y से भी गुणा करना है। हम इसको गुणा करके देख लेते हैं। 5 × 3y हुआ 5 × 3 = 15y, 5 × 4 = 20, -2 × 2 = 2 दूने 4 -4, 2 × -6 = 12y। अब इनको हम लिखेंगे 5 × 3y 15y, 5 × 4 20 बराबर -2 × 2 -4, -2 × -6y + 12y। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है। यहां पर अब हम चर और अचर को अलग अलग करेंगे। पहले बराबर का निशान लगाएंगे, 15y का हमने 15y लिखा और -4 का -4 लिखा क्योंकि ये दोनों संख्याएं अपनी जगह पर थी। अब 20 को हम बराबर के बाद ले जाएंगे -20 और 12y को हम बराबर से पहले लेके आएंगे -12y। बराबर से पहले y वाली संख्या है और बराबर के बाद कांस्टेंट है, इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे। 15 - 12 हुआ 3y और बराबर के बाद -4 - 20 हुआ -24। अब y का मान ज्ञात करने के लिए y के गुणांक को हम बराबर के बाद बटे के नीचे लिखेंगे, यानी -24/3। सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, 3 एकम 3, 8 × 3 = 24, तो x y = -8। तो इस तरह से हमने इस तरह के समीकरणों को सॉल्व करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द लेकर आएंगे सिंपल इक्वेशन पार्ट 2, जिसमें हमने सीखना है कि किस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है और हमारे दैनिक जीवन में इक्वेशन का
क्या महत्व है। थैंक यू।